कक्षा नवम के अध्याय 13 हम बीमार क्यों पड़ते हैं। आज हम इस अध्याय का उपपाठ देखेंगे, रोग तथा इसके कारण। प्यारे बच्चों, आज हमारा अध्याय है हम बीमार क्यों पड़ते हैं। वाई डू वी फॉल इल और विषय है रोग का लक्षण। जैसा कि हम लोग पिछले कक्षा में देखे थे कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं और रोग किसे कहते हैं, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अभी देखेंगे कि जैसे कि हम लोग छठा अध्याय में पढ़ चुके हैं कि हमारा शरीर विभिन्न उत्तकों से बना हुआ है। उत्तक मिल मिल के अंग बनाते हैं और अंग से अंग तंत्र। ऐसे में अगर हमें रोग होता है किसी भी कारण से, तो उस रोग के चलते क्या हो रहा है कि हमारा उस जगह का उत्तक या अंग तंत्र सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। और जब वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है तो हमें कष्ट हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। तो हम देख रहे हैं जब व्यक्ति को कोई रोग होता है, शरीर के एक या अधिक अंगों का कार्य और रंग रूप खराब हो जाता है। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे त्वचा में कोई फुंसी या घाव हुआ है, तो उस जगह पे त्वचा का जो है रंग रूप खराब हो गया, साथ में उस घाव के चलते हमें दर्द भी हो रहा है, दिक्कतें भी आ रही है। ठीक उसी तरीके से हम मान लेते हैं कि मेरे पाचन तंत्र में आंत है, अमाशय है, इसमें कोई रोग हुआ है, तो हमें वहाँ पे पेट में दर्द महसूस हो रहा है। हमें जो खाना पचाने का काम है वो हम सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक उसी तरह से हम देख रहे हैं किसी अंग या तंत्र की संरचना में परिवर्तन रोग का लक्षण है। अगर कोई अंग का संरचना बदल रहा है तो हम मानेंगे कि जरूर कोई ना कोई रोग के चलते हो रहा है। जैसे मान लेते हैं कि किसी भी व्यक्ति का त्वचा जो है अचानक काला पड़ रहा है, या उसके शरीर के अंदर जो भी अंग है उसका जो आकार है वो परिवर्तन हो रहा है, छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है, तो वो भी एक रोग का हमें अंदेशा दे रहा है कि शायद कोई रोग है वहाँ पे। फिर हम देख रहे हैं लक्षणों के आधार पर और पुष्टि के लिए परीक्षण के आधार पर चिकित्सक रोग पहचानते हैं। यानी कि हम अगर चिकित्सक के पास जाते हैं और हमारे लक्षण को बताते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि सर दर्द हो रहा है, तो सर दर्द बहुत कारणों से हो सकता है। ज्यादा टेंशन करने से, ज्यादा मानसिक दबाव के चलते, या कोई अंदरूनी बीमारी के चलते। ऐसे में हम लोग चिकित्सक के पास जाते हैं। चिकित्सक लक्षणों के आधार पे हमें पुष्टिकरण के लिए कोई ना कोई परीक्षण करवाते हैं और उस परीक्षण के फल के आधार पे हमें सही रोग का वो निर्णय करते हैं कि हमें कौन सा रोग हुआ है, सही रोग का वो निर्णय करते हैं। तो इस तरह से रोग के लक्षण जो है हमें अंदेशा देता है या बताता है कि हमें कौन सा रोग हुआ है। रोग अलग अलग प्रकार के होते हैं, रोगों की अभिव्यक्ति अलग अलग होती है। कुछ रोग कम अवधि के लिए होते हैं और कुछ रोग जो है अधिक अवधि के लिए होते हैं, जैसे कि तीव्र रोग तथा दीर्घकालिक रोग। तीव्र या प्रचंड रोग, ये रोग जो कम समय के लिए होते हैं, जैसे सर्दी या जुकाम। ठीक उसी तरह से दीर्घकालिक रोग जो अधिक समय तक चलते हैं और इससे रोगों का जो कष्ट है वो भी अधिक समय तक चलता है। उदाहरण के तौर पे कैंसर, क्षय रोग या फील्ड पाव जिसे हम लोग एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। दीर्घकालिक रोग तथा अस्वस्थता, हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे दीर्घकालिक रोग हो या तीव्र रोग हो, रोगों में हमारा शरीर जो है वो प्रभावित होता है, लेकिन रोगों की अवधि के ऊपर निर्भर करता है कि हमारा शरीर या हमारा अंग या अंग तंत्र कितना प्रभावित होता है। उदाहरण स्वरूप अगर हमें सर्दी जुकाम हुआ है, यानी एक तीव्र रोग जो स्वल्पकालीन है, तो वो हमारे फेफड़ों को उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन अगर दीर्घकालिक रोग हुआ है, हमारे फेफड़े में क्षय रोग या किसी तरह का संक्रमण हुआ है जो काफी दिन तक मेरे फेफड़े को प्रभावित कर रहा है, ऐसे में मेरे फेफड़े अधिक प्रभावित होंगे, अधिक वो क्षय प्राप्त होंगे और हमारा स्वास्थ्य में भी बहुत उसमें प्रभावित होगा। दीर्घकालिक रोग तीव्र रोग की अपेक्षा लोगों के स्वास्थ्य पर लंबे समय तक विपरीत प्रभाव बनाए रखता है। स्वास्थ्य का जब हम बात कर रहे हैं, यानी कि कोई बच्चा अगर कोई स्वल्पकालीन रोग या तीव्र रोग के कारण 2-3 दिन विद्यालय नहीं जा पा रहा है,
तो उसके स्वास्थ्य के ऊपर तो प्रभाव है ही, साथ में उसका मानसिक सामाजिक स्वास्थ्य के ऊपर भी प्रभाव काफी कम समय के लिए रह रहा है। लेकिन अगर उसको कोई दीर्घकालिक रोग हुआ है, वो काफी समय तक अपने स्वाभाविक कार्य नहीं कर पा रहा है, ऐसे में उसके शारीरिक के साथ साथ मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य पे भी असर पड़ रहा है। रोग के कारक, इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे तात्कालिक तथा सहायक कारण। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि मान लेते हैं कोई एक बच्चा है जो इसको दस्त हो गया तो इसका अगर हम लोग कारण ढूंढने जाते हैं तो हम लोग पाते हैं कि वो दूषित पानी पिया था, इसके चलते उसका पेट में गड़बड़ हो गया, दस्त हो गया। तब हमें ये प्रश्न आता है मन में कि उसके साथ और भी बच्चे थे जो दूषित पानी पिए, लेकिन वो लोग बीमार नहीं पड़े, ये बच्चा बीमार क्यों पड़ गया। जब हम इसका उत्तर ढूंढने का कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं कि शायद बच्चा का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। अब ये स्वास्थ्य क्यों नहीं ठीक था, इस प्रश्न का जब हम उत्तर ढूंढते हैं तो हम पाते हैं कि शायद बच्चा संतुलित आहार नहीं करता था, उसे पोषण ठीक से नहीं मिलता था, इसलिए उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। ऐसे में उसको पोषण क्यों नहीं ठीक मिलता था, तो इसका कारण हम लोग ढूंढे तो पता चलता है शायद उसका परिवार गरीब था या उसका आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं थी, जिसके चलते उसके घर में उसे संतुलित आहार नहीं मिलता था। तो यानी कि हम देखें कि इसका बीमारी का जो तात्कालिक कारण था वो था दूषित पानी में जो सूक्ष्म जीव थे वो, लेकिन उस दूषित पानी के चलते बीमार होने के पीछे सहायक कारण जो थे वो थे उसके पानी पीने के पहले उसके स्वास्थ्य सही नहीं होना, उसका पोषण सही नहीं होना, उसके परिवार का गरीब होना। साथ में ये भी हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ जो सामुदायिक व्यवस्था है पीने के पानी का, वो व्यवस्था ठीक नहीं है, जो स्वच्छ पानी नहीं मिलता है पीने के लिए, इसलिए वहाँ पे दूषित पानी मिलता है, ये भी एक कारण है। तो बाकी सारे सहायक कारण बीमार नहीं कर सकते हैं जब तक ना वो सूक्ष्म जीव उस बच्चे के शरीर में जाता है। तो दूषित पानी हो गया तात्कालिक कारण और बाकी जो कारण हो गए वो हो गए सहायक कारण, जो उसको बीमार करने में सहायता कर रहा है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं संक्रामक तथा असंक्रामक कारक। तो बीमारी कभी कभी हम देखते हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है या ऐसे सूक्ष्म जीवों के माध्यम से फैल रहा है जिसके मेरे शरीर में आने से हम बीमार पड़ रहे हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ऐसे जीव आ रहे हैं हमारे शरीर के अंदर तो हम बीमार पड़ रहे हैं। ऐसे में ये बीमारियां एक से दूसरे में फैलती हैं, इसको हम लोग कहते हैं संक्रामक कारक। और असंक्रामक कारक में आ रहा है हमारा ऐसे कारक जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा नहीं फैल रहा है, यानी कि ऐसा है जो कोई जीवित प्राणी नहीं है। इसमें हो सकता है प्रदूषण भी हो सकता है या हमारे आंतरिक कारण भी हो सकते हैं। आंतरिक कारण जैसे कि शरीर के अंदर कोई अंग का सही से काम नहीं करना या उसका खराब होना, तो या कोई आनुवंशिक विभिन्नता भी इसमें हो सकता है। आनुवंशिक विभिन्नता जो है वो सहायक कारण के रूप में भी हमें मिल सकता है। जो कोई सूक्ष्म जीव मेरे शरीर में आ रहा है तो मेरा आनुवंशिक कारण से मेरे अंदर इम्यूनिटी कम है, प्रतिरक्षा व्यवस्था मेरा कमजोर है, इसके चलते हम आसानी से बीमार पड़ जा रहे हैं। ठीक उसी तरह से ये खुद असंक्रामक कारक भी बनते हैं। ये आनुवंशिक विभिन्नता यानी कि हमारे अंदर ऐसा कोई आनुवंशिक बीमारी है जैसे कि कैंसर या और भी बहुत सारे बीमारी होते हैं जो जिसके चलते थैलासेमिया हो गया या हीमोफीलिया हो गया, इस तरह का बीमारी जो आनुवंशिक कारणों में हो रहे हैं, लेकिन ये एक से दूसरे में नहीं फैलते या सूक्ष्म जीवों के माध्यम से नहीं फैलते, तो इसको हम कहेंगे असंक्रामक कारक। और जो सूक्ष्म जीव से फैल रहे हैं उसे कहेंगे संक्रामक कारक। पेप्टिक व्रण व छाला, यानी जिस बीमारी को हम पेप्टिक अल्सर के नाम से जानते हैं वो बीमारी, तथा नोबेल पुरस्कार, यानी इस बीमारी के आविष्कार के लिए एक नोबेल पुरस्कार भी दिया गया 2 वैज्ञानिकों को। 1980 में ऑस्ट्रेलिया के रोग विज्ञानी रॉबिन बरेन ने एच पायलोरी यानी कि हेलिकोबैक्टर पायलोरी नामक बैक्टीरिया का पता लगाया था।
उन्होंने माना था कि सिर्फ खान पान और पेट में एसिड बनने से पेप्टिक अल्सर नहीं होते, बल्कि इसके लिए एक बैक्टीरिया भी दोषी है। इसका नाम एच पायलरी रखा गया। एंडोस्कोपी से इसकी स्थिति का पता चलता है, यानी कि जो अल्सर हुआ है या छाला पड़ा है उसको आंत के अंदर या अमाशय के अंदर हम लोग एंडोस्कोपी से ही पता लगाते हैं। बेरी मार्शल नामक एक चिकित्सक ने वारेन की खोज में दिलचस्पी ली और उन्होंने इन स्रोतों से बैक्टीरिया का संवर्धन करने में सफलता प्राप्त की। हम इस चित्र में मार्शल और वारेन की चित्र देख पा रहे हैं। अपने उपचार अध्ययन में मार्शल तथा वारेन ने पता लगाया कि रोगी के पेप्टिक व्रण का उपचार तभी हो सकता है जब बैक्टीरिया को आमाशय में मार दिया जाए। मार्शल तथा वारेन ने इस अद्भुत कार्य के लिए विश्व समुदाय आभारी है कि पेप्टिक व्रण या छाला अब दीर्घकालिक एवं असहाय स्थिति वाला रोग नहीं रहा, बल्कि कुछ समय तक प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक के उपचार से ठीक हो सकता है। पहले हम लोग का ये सोच था कि हमारा जीवन शैली अगर अनियमित है या हमारा खान पान ठीक नहीं है, हमारे आमाशय से निकलने वाले अम्ल जो है वो हमारे आमाशय के दीवार में छेद करते हैं और इसी से हमें पेप्टिक छाला या पेप्टिक व्रण होते हैं। लेकिन अभी मार्शल और वारेन की खोज के बाद हम लोग को ये पता चला कि इसके लिए जिम्मेदार एक बैक्टीरिया होता है और उसके चलते हमारे आमाशय के दीवार में छेद होते हैं। इस खोज के लिए मार्शल तथा वारेन को शरीर क्रिया विज्ञान तथा औषधि के लिए सन 2005 में संयुक्त रूप में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। हेलिकोबैक्टर पायलरी एक बैक्टीरिया है जिसका चित्र हम देख पा रहे हैं। रोगों को फैलने के तरीके तथा उनके उपचार की विधियाँ तथा सामुदायिक स्तर पर उनके निवारण की विधियाँ विभिन्न रोगों के लिए भिन्न भिन्न होती है। अब तक हम बीमार कैसे पड़ते हैं, रोगों के कारक के बारे में जो भी हम पढ़े, जो भी हम जाने, इससे हम ये कह सकते हैं कि हर रोग का फैलने का तरीका और उनका उपचार का विधि और सामुदायिक स्तर पर उनके निवारण की विधि जो है वो सबके लिए एक नहीं है, अलग अलग है। फैलने के तरीके अलग हैं, उपचार की विधि अलग है और हम सामुदायिक स्तर पर उसकी निवारण की विधि भी अलग अलग होंगे कि हम कौन कौन से सावधानी लेंगे, वो भी रोग के अनुसार अलग अलग होंगे। विभिन्न रोगों के लिए भिन्न भिन्न होगी। यहाँ पर ये निर्भर करता है कि इनके तात्कालिक कारण संक्रामक है अथवा असंक्रामक। यानी कि अगर हम रोगों को फैलने के तरीके को रोकना चाहते हैं तो हमें पता करना है कि ये तात्कालिक कारण से है, संक्रामक है या असंक्रामक है। और उसी तरह से हम सामुदायिक स्तर पे भी उसका निवारण की विधि ढूंढेंगे तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि रोग का जो तात्कालिक कारण है वो संक्रामक है कि असंक्रामक है। तो उस हिसाब से हम जो है सावधानियाँ बरत पाएंगे। तो वहीं पे हमारा आज का पाठ समाप्त होता है।